वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि इससे ही भूमिगत जल क्या होता है, ये भूमिगत जल बढ़ता है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्षा जल भी तो सिंचाई का साधन है और भूमि का जल भी है भूमिगत जल। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, यह गलत है। ग्रामीण और शहरी सभी निवासी करते हैं, पृथ्वी पर जितने निवासी हैं जल की कमी की समस्याओं का सामना सब करते हैं। पूछा गया भूमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नलकूप, ठीक है, नलकूप, या आप लिख सकते हैं भूमजल प्राप्त करने के लिए नलकूप की व्यवस्था, या आप पंपिंग सेट मशीन इत्यादि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से किया जाता है, तो कोई भी इसका आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। जल की तीन अवस्थाएं ठोस, अब पढ़े हैं अभी, द्रव और गैस, ठीक है। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, भूमि की जल धारण करने वाली परत, तो हो गया इसका आंसर। देखिए घ नंबर, वन शुद्ध करते हैं पृथ्वी को, वायुमंडल को और पृथ्वी को, ठीक है। वन में छायावान पत्तियां और जंतु को डैश समृद्ध करते हैं, जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है, ह्यूमस बनता है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर, 3 से लेकर 9 तक प्रश्न उत्तर है, एक एक करके चलिए सबका उत्तर हम जानते हैं। इसमें आपका 3 नंबर में जो प्रश्न है समझाइए कि भौमजल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर का भौमजल की पुनःपूर्ति वर्षा जल के द्वारा हो जाती है। वर्षा के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है जिससे भौमजल की पुनःपूर्ति हो पाए। वर्षा जल से ही होता है और कोई नहीं है। वर्षा का जल जमीन की दरारों से होकर भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है और वही फिर भौमजल की पुनःपूर्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। चलिए तब तक आप लाइक कर दीजिए। इसका उत्तर जानते हैं। भौमजल स्तर को नीचे गिरने के उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं, जैसे उद्योगों का बढ़ना, रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण भी अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरक खेत में अधिक उपयोग करेंगे तो फिर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो जल की कमी होगी। जनसंख्या वृद्धि से भी जल का उपयोग बढ़ा है, जनसंख्या वृद्धि होने से भी जल का, और सेप्टिक शौचालय से भी जल की खपत बढ़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचा लगाने तथा रख रखाव के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो इसका उत्तर आप समझिएगा, किसी बगीचे का रख रखाव हेतु बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि बगीचा बड़ा होता है। इसके लिए प्रायः भौमजल का उपयोग किया जाता है। भूमि से निकालकर हम उसी जल से बगीचा में पानी डालते हैं। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसे संरक्षित रखकर उसका प्रयोग बगीचा में करना चाहिए, क्योंकि भौमजल का उपयोग मुसीबत के समय करेंगे जब अधिक दिन तक वर्षा नहीं पड़ेगा। चूँकि बगीचे में पेड़ दूर दूर रहते हैं, अतः घड़े में पानी भरकर हर पेड़ के जड़ के पास उसे गिराएंगे। इस प्रकार हम भौमजल का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा प्रश्न, और वो आपका बोल रहा है इसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो वन से प्राप्त होने वाले 7,000 बता सकते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं, जैसे गोंद, कागज, मधु, औषधीय जड़ी बूटियाँ, रेशम के कीड़े बनाने वाले जो पत्ते होते हैं और मसाले। ये सब क्या हैं, ये सब हमें वन से प्राप्त होने वाली उत्पाद हैं, ठीक है। चलिए ये आपका 6ठा नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर। तब तक आप लाइक कर दीजिए और सभी प्रश्न को जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न नंबर 7वां है, और 7वां प्रश्न जो है बोल रहा है वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए।
अब देखिए वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, सब चीज़ हम लोग उपयोग कर लेते हैं। अब किस प्रकार करते हैं, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। मतलब कि वन का जो पत्ता होता है, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो मिट्टी में मिलते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलरोमों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उस सड़े गले पदार्थों को सजीव पौधे अवशोषित करते हैं। मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका है, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? अब यहाँ पर देखिए अपघटक क्या है। तो अपघटक जो अपघटन करता है, इसका उत्तर होगा पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। अब जैसे कि जीवाणु, कवक तथा फफूंदी, ये दो अपघटक के नाम हो सकते हैं, क्योंकि वनों में मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते हैं। निर्मुक्त मतलब मृदा, मिट्टी में मिल जाना। इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूल यहाँ जड़ को कहते हैं। नवा प्रश्न, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वनों के योगदान को समझाइए। अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन, वन में क्या योगदान है वन का? इसमें देखिए पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो हमने इस वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर जाना और इसको समझा भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से एक एक चैप्टर अब आते रहेगा, दूसरा तीसरा, इसी प्रकार से 18 चैप्टर आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।